हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ये देखा है कि प्राइस क्या होती है, प्राइस के डिफरेंट नेम्स क्या हैं, प्राइसेस पे कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद फिर हमने जनरल प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ी। उसके बाद फिर डिटेल जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से आपके बिजनेस के डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उसके हवाले से डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ उसमें से पढ़ चुके हैं, आज मज़ीद हम लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करनी है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड प्राइसिंग। कहते हैं ये आपकी वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसके एग्जांपल अगर आपको दें कि आप लोग एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई बेवरेज रेगुलर आप किसी करियाने की दुकान से लेते हैं, अगर वहाँ पे हो सकता है आपको 25 रुपीज़ की मिल रही है, लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक आप किसी अच्छे और फैंसी रेस्टोरेंट में अगर आप लोग बाय करते हैं, परचेज करते हैं रेगुलर, तो वो हो सकता है आपको 25 रुपये की बजाय आपको हमें 60 रुपये की मिल रही हो, आपको 45 रुपीज़ की मिल रही हो। उसकी रीज़न क्या है कि वो है प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन वो मल्टीपल जो सेगमेंट्स में जो है ना सर्व की जा रही है। अब एक कस्टमर जो कि एक किराने की दुकान पे आ रहा है और दूसरा कस्टमर जो कि किसी अच्छे और फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, उन दोनों की जो है परचेजिंग पैटर्न, उनके लाइकिंग, उनके जो इनकम के पैटर्न्स है वो डिफरेंट हैं। और उसकी बेस पे और उसके अलावा और फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जी एक सेलर जो है एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है कस्टमर से डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, प्रोडक्ट सेम है, और उसके प्रोडक्ट का जो मेजर जो प्राइस डिफरेंट चार्ज करने की जो बेस है वो ये भी आमतौर पे नहीं होती कि जी हमारी कॉस्ट डिफरेंट है। ये भी आमतौर पे इसकी रीज़न नहीं है। ये कस्टमर की जो बिहेवियर है, कस्टमर के बिहेवियर के बेस पर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जा रही हैं। अब कहते हैं कि जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेगमेंटेड प्राइसिंग है ये आपकी इफेक्टिव हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी जो मार्केट है ना, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट बिक सकती है, वो लाजमी उसमें सेगमेंटेशन पॉसिबल हो उसमें। अगर आपकी मार्केट में सेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आपकी जो मार्केट है सारी की सारी सेम तरह के कस्टमर्स उसमें अवेलेबल हैं और मौजूद हैं, कस्टमर्स का आपस में खास डिफरेंस नहीं है, तो फिर आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिफरेंट सेगमेंट बना नहीं सकते। तो पहली बात है कि आपकी मार्केट सेगमेंटेबल होनी चाहिए। दूसरा, सेगमेंट्स मस्ट शो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिमांड। डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट डिमांड्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिमांड्स डिफरेंट होने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो, ये भी एक फ़र्क है, लेकिन इसके अलावा फ़र्क ये है कि जी उस प्रोडक्ट का बेसिक इस्तेमाल की जो टाइम है, इस्तेमाल की जो वो पर्पज़ है, उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। ये जो है ना, इसके यूज़ेबिलिटी के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी ये डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक जगह पे कम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं आप उसी प्रोडक्ट की, ये लीगल होनी चाहिए। लीगली इसमें किसी किस्म की जो है ना कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए। एक ये चीज़ इसमें जो है ना वो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते वक्त। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसा कि नाम से शो होता है कि आपकी साइकोलॉजी से डील करती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कहते हैं इट occurs when sellers consider the psychology of price and not simply the economics। ये स्ट्रेटजी आमतौर पर तब यूज़ की जाती है जब सेलर जो है वो प्राइस को साइकोलॉजिकली डील करे, कस्टमर की साइकी के मुताबिक, ना कि इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स से मुराद कि उस प्राइस कितनी चार्ज करूँगा तो कितना फ़ायदा होगा कस्टमर को, इस और जो है ना लाभ डिमांड के बजाय इस चीज़ से जो ना वो निकलने की, इस चीज़ में डील करने की बजाय साइकोलॉजिकली प्राइस को जो है ना वो सेट किया जाए। जैसे आप लोग को प्राइसेस देखते हैं कि एक प्राइस जो है वो ख़त्म हो रही है 299 पे, हालांकि जब आप पैसे पे करेंगे चार्ज आपसे 300 ही करेंगे आपसे वो, लेकिन 299 का मकसद ये होता है कि जो 300 जो है ना वो तीसरा जो थर्ड 100 है ना उसको कंप्लीट कर देती है। तो थर्ड जो, लेकिन अगर 299 चार्ज करेंगे तो कस्टमर को सब कॉन्शियसली जो है ना वो प्राइस ज़्यादा अपील करेगी एज़ कम्पेयर टू 300। हालांकि प्राइस है वो पैसे 300 पे करेगा, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में सब कॉन्शियसली उसको ये आ रहा है कि जब तीसरा जो 100 है वो कंप्लीट नहीं चार्ज किया जा रहा है, दूसरे 100 में बात कहीं पर ख़त्म हो रही है, हालांकि बात वो सेम ही होती है। इस तरह की जो ना ये आपकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। उसके अलावा
आपके पास आ जाता है कि जी रेफरेंस प्राइसिंग। आप कहते हैं कि जी सबसे बेहतर और फिर सबसे सस्ता, ठीक है। अब ये क्या है कि जी आप कहते हैं कि जी बाकियों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, रेफरेंस प्राइसेस भी आप कहते हैं कि जी बाकियों से खुद को कंपेयर करके भी बताते हैं, या आप बताते हैं कि जी पहले से जो है ना वो अपनी पास्ट जो प्राइस है उससे सस्ता हम लोग जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह की जो प्राइसेस है बेसिकली आप साइकोलॉजिकली कस्टमर को जो है ना वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं अपने तरफ। इसको आप लोग बोलते हैं वो आपकी ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। इसके लिए कहते हैं कि जी रेफरेंस प्राइसेस आर द प्राइसेस दैट बायर कैरी इन देयर माइंड एंड रेफर टू द व्हेन लुकिंग एट गिवन प्रोडक्ट। यानी कि आपके जो रेफरेंस प्राइसिंग है, कस्टमर्स जो है वो इसको आप प्रोडक्ट बाय करते वक्त अपने जहन में रखते हैं। वो देखते हैं कि अभी क्या प्राइस चार्ज की जा रही है, पास में क्या प्राइस थी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और उसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो मुझे अभी ज़रूरत कितनी है, ऑल्टरनेटिव कितने अवेलेबल हैं। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जब प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर के माइंड को अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए, तो इसको हम लोग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट आमतौर पे इतनी सस्ती होती नहीं है जितनी कस्टमर को आप फील करवाने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर टेम्परली प्राइस बिलो लिस्ट प्राइस। यानी कि आपकी जो नॉर्मल प्राइस है, ठीक है, जो आप रेगुलर प्राइस चार्ज करते हैं, आप उससे कंपैरेटिवली कम प्राइस चार्ज करते हैं, इसलिए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो प्राइस में कमी होती है ये आपकी जो आर्थिक तौर पर कमी होती है, मुश्किल कमी नहीं होती ये वाली आपकी। अब ये जो है इसके अंदर जो मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो मॉडल्स हैं लॉस लीडर। यानी कि आप बेसिकली एक बहुत बड़े जायंट हैं, आपके पास काफ़ी जो है ना वो लंबे चौड़े हुए आपके पास कैपिटल है, सरमाया है आपके पास। आप उस सरमाया के बेस पे कहते हैं कि हमने आने वाले 1 मंथ या 2 मंथ या 1 वीक 2 वीक जितना भी आपने टाइम आपने सेट करते हैं कि हमने अपनी प्राइस जो है वो नुकसान में सेल करनी है, यानी इतनी कम प्राइस का कर लेनी है हमने। जब इतनी कम प्राइस करेंगे तो आपके कंपेटिटर को आपसे मीट करने के लिए उसको भी प्राइस कम चार्ज करनी पड़ेगी। जब वो लेकिन वो जो है अगर आपका कंपेटिटर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो इतना वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली कस्टमर आप विन कर जाएंगे सारा। ये जो है वो आपकी पहली प्रमोशनल प्राइसिंग है। दूसरा स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग होती है कि जी डिफरेंट इवेंट्स पे जो है ना आप अपनी प्राइसेस जो है ना वो लो करते हैं आप। जैसे वो लास्ट क्लास में भी शायद हम जिक्र कर रहे थे कि जी आपके वो क्रिसमस है, क्रिसमस के मौके पर जो है ना केक, 1 पाउंड का केक पहले अगर उसकी जो प्राइस फॉर एग्जांपल 250 थी मिसाल के तौर पर, या 350 थी, तो वही प्राइस जो है क्रिसमस के मौके पे आप आर्थिक तौर पर 2-4 दिन के लिए आप कहते हैं उसको कम कर देंगे और ये 250 की बजाय 200 का हम लोग सेल करेंगे, जिसको स्पेशल इवेंट प्राइसिंग कहते हैं। कैश रिबेट्स। रिबेट होता है रिफंड करना। इसमें ये भी है कि जी आप कैश ही अपने कस्टमर फुल प्राइस पे करता है, आप उसको जो है ना कैश उसका रिफंड कर देते हैं उसको। ये भी आपकी जो है ना वो प्रमोशनल प्राइसिंग है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग होता है कि जी आप ये कहते हैं कि जी जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में जो बंदा हमसे जो है ना चीज़ें परचेज करेगा, अगर उधार परचेज करता है तो हम उसको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है ना वो चीज़ उधार पे देने को तैयार है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलरली हम लोग ये करते हैं कि जी हम हमारा वो बाइक्स का काम है, मिसाल के तौर पे बाइक्स हम लोग सेल करते हैं। अब बाइक्स तो सेल करते हैं, कहते हैं कि जी आमतौर पे बंदा जो हमसे उधार बाइक परचेज करता है, वैसे बाइक कैश प्राइस उसकी जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल 70,000 है, और अगर कोई उधार परचेज करेगा तो उसको 85,000 पे करना पड़ेगा 1 साल के अंदर, मिसाल के तौर पे। लेकिन जो बंदा इस फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक हमसे परचेज करेगा उसको जो है 1 साल के अंदर जो 85 की बजाय 80,000 जो है पे करना पड़ेगा, यानी 5,000 रुपया उसमें मजीद बचत उसको मिल गई। इसको बोलते हैं लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। ये भी आपकी प्रमोशनल प्राइसिंग है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्गर वारंटीज़। कि आप अपने प्रोडक्ट की वारंटीज़ जो है ना वो ज़्यादा दे देते हैं प्राइस कम करने के साथ साथ। में आप कहते हैं कि जी आप प्रोडक्ट परचेज़ करें, आप इस्तेमाल करें। आमतौर पे हम लोग अपने प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन इस टाइम में हम लोग उसकी 2 साल की वारंटी दे रहे हैं कि अगर आपकी 2 साल के अंदर प्रोडक्ट हमारी ख़राब हो जाती है तो आप प्रोडक्ट वापस ले आएँ, आप अपनी वारंटी क्लेम करें। उसके साथ साथ आप जो है ना प्रोडक्ट की फ्री मेंटेनेंस ऑफर कर सकते हैं कि जी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तो फुल हम चार्ज करेंगे,
लेकिन प्रोडक्ट की जो मेंटेनेंस हम आपको फ्री या डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको दे देंगे। ये स्पेसिफिक कस्टमर जो स्पेसिफिक टाइम के लिए ये चीज़ ऑफर है हमारे। ये आपके पास प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना उसके कुछ टूल्स है आपके पास, मॉडल्स थे। अब इसके साथ कुछ ना रिस्क भी अटैच्ड है आपके जो प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के साथ। और रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि यूज टू फ्रिक्वेंटली, कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं आमतौर पे। और इसका जो आपका जो कंपेटिटर इसको बहुत इजीली कॉपी कर सकता है। अगर आप कोई प्राइस कम कर रहे हैं, कंपेटिटर भी कम कर लेगा। आप फ्री मेंटेनेंस दे रहे हैं, आपको कंपेटिटर भी फ्री मेंटेनेंस दे लेगा। अब इसकी वजह से आपकी ना आपस में प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है। नीचे बल्कि दूसरा पॉइंट यही है। अब प्राइस वार की वजह से जब आपका जो कस्टमर है ना उसको वो हो जाता है डील प्रोन से मुराद कि प्राइस डील, वो प्राइस डील को प्रोन का मतलब होता है सेंसिटिव उसको देखना। उसकी हमेशा जो फिर नज़र होती है कि वो प्राइसेस के हवाले से होती है। वो ये देखता है कि जब प्राइस कम होगी तभी मैं प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, ना कि रेगुलर प्राइस पे परचेज़ करूँ। क्योंकि उसको पता है कि कंपनियां तो आपस में लड़ती रहती हैं, ठीक है, एक ने दूसरे से प्राइस कम करनी है, दूसरे ने पहले से कम प्राइस करनी है, चार्ज करनी है। तो वो इस तरह के मौके की ताड़ में रहता है, जायज़ के रेगुलर प्राइसेस पे भी बाय करे। वो सिर्फ डील्स और सेल्स इनके चक्कर में पड़ा रहता है। ये इसके साथ रिस्क अटैच ने दो। उसके बाद आपकी आ जाती है जियोग्राफिकल प्राइसिंग। कहते हैं कि जी ये आपका जो कस्टमर है वो किस पर्टिकुलर रीजन में रहता है, किस पर्टिकुलर रीजन से वर्ल्ड में बिलोंग करता है, उस बेस पे जो है ना आप वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। इसको आप लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल प्राइसिंग। इसके आगे कुछ टाइप्स हैं। एफओबी, इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। अभी मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं ये। यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग है, जोन प्राइसिंग है, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग है, फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग है। पहले आ जाते हैं जी फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। इट मीन्स दैट the goods are delivered to the carrier and the title of and responsibility passed to the customer। अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वो जो है वो बनाता हूँ, कोई प्लास्टिक का टेबल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल मैं। अब प्लास्टिक का टेबल मैं बनाता हूँ, यहाँ से प्लास्टिक का टेबल जो है ना मेरा कराची में भी जाता है, इस्लामाबाद में भी जाता है, दूसरे ममालिक में भी जाता है, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं जो हो यहाँ से चीज़ उठा के, ठीक है, आपका जो कैरियर से मुराद जिस गाड़ी पे जिस जगह जिस चीज़ से जानी है वहाँ तक पहुँचा दूंगा। वहाँ तक आपकी गाड़ी तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी, जो लोडर तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी। उसके बाद जो है उसके जितने भी एक्सपेंसेस आने हैं, जितने भी उस पर रिस्क उसके साथ अटैच्ड हैं, वो सारे के सारे कस्टमर बियर करेगा। यानी कि कैरियर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगली सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, चाहे वो इंश्योरेंस की है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की है, स्टोरेज की है, वो कस्टमर की अपनी है। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। ऐसे जो मौके पर जो प्राइस चार्ज करेंगे उसको फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग कहते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। इट मीन्स दैट कंपनी चार्ज द सेम प्राइस प्लस फ्रेट टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। इसमें आप लोग ये कहते हैं कि जी हमने स्टैंडर्ड प्राइस रखी हुई है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही डील करते हैं, कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो फॉर एग्जांपल एक टेबल की जो कॉस्ट है, टेबल की कॉस्ट है 700 रुपया मिसाल के तौर पे। हम पूरे पाकिस्तान में चाहे आप सियालकोट मंगवा लें, चाहे लाहौर मंगवा लें, चाहे इस्लामाबाद मंगवा लें, चाहे आप पेशावर मंगवा लें, चाहे स्वात में मंगवा लें, हम यूनिफॉर्म किराया सबसे चार्ज करते हैं। जो डिलीवरी चार्जेस जिसे आप लोग कहते हैं ना, डिलीवरी चार्जेस सबके लिए जो है ना 400 रुपये हम लोग चार्ज करेंगे, आप कहीं पे भी मंगवाएं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। यानी कि आपकी अपनी जो कॉस्ट है उसकी प्लस डिलीवरी चार्जेस, यानी प्राइस प्लस डिलीवरी चार्जेस जो है ये आपकी यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। उसके बाद वो नेक्स्ट है आपके पास जोन प्राइसिंग। इसमें जो है ना आप अपने जो मार्केट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जी एक सियालकोट जोन है, सियालकोट जोन में आपके पास आ जाता है जफरवाल, शकरगढ़, नारवाल भी और सियालकोट भी, ये सियालकोट जोन आ गया। ये एक दूसरा लाहौर जोन है। लाहौर जोन में क्या आ गया? लाहौर जोन में हमारे पास आ गया कसूर आ गया, इसके साथ साथ ये भाई फेरू आ गया, लाहौर इटसेल्फ आ गया, ये लाहौर जोन है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी आप कहते हैं जी फैसलाबाद जोन आ जाता है। फैसलाबाद जोन में फैसलाबाद इटसेल्फ, फैसलाबाद का सिटी है, पास गोजरा का सिटी है,
इसके साथ आपके पास साइयां वाला एक जगह है फैसलाबाद के पास, ठीक है, शाहकोट है, ये फैसलाबाद के रीजन है। इसी तरह आप चले जाते हैं उधर जी पेशावर में, आपके पास पेशावर है, मालाकंड है, ठीक है, इसके जो सराउंडिंग्स हैं जी वो आपके पास। आप ना डिफरेंट अपनी मार्केट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो प्राइस आप चार्ज करते हैं वो तो है ही है, आप उसके अलावा अपने डिफरेंट जोन के डिफरेंट डिलीवरी चार्जेस हैं। जैसे अभी टेबल के एग्जांपल के ले रहे थे, टेबल की प्राइस 700 रुपये। अगर प्रोडक्ट हमने सियालकोट जोन के अंदर कहीं पर डिलीवर करनी है, उसके हम लोग 200 रुपये एडिशनल लेंगे। अगर लाहौर जोन के अंदर कहीं डिलीवर करनी है, जो से भी लाहौर जोन के अंदर एरियाज आते हैं, वो उसमें जो है ना हम लोग 300 रुपया लेंगे। अगर पेशावर जोन के अंदर करनी है तो उसमें हम लोग 500 रुपया फॉर एग्जाम्पल एडिशनल लेंगे हम लोग। ये आप अपने मार्केट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं जोन प्राइसिंग। उसके बाद आ जाता है बेसिक पॉइंट प्राइसिंग, या ऐसे बेस पॉइंट प्राइसिंग भी कहते हैं। इसमें आप लोग करते हैं कि आप अपनी मार्केट को डिफरेंट जो है ना वो जोन्स में डिवाइड नहीं करते। आप कहते हैं कि जी आपका हमारा जो है ना वो किसी, या कहते हैं कि किसी डिफरेंट सिटी के अंदर ना हमारा एक बेस पॉइंट है, हमने आपकी अपने घर या आपकी शॉप पे अपनी चीज़ नहीं पहुंचानी, हमारा अपना एक कह लें कि जी वेयर हाउस है, या हमारा एक अपना ऑफिस है हर शहर के अंदर, या फलां वो ऑफिस जो है ना वो हमारा बेस पॉइंट है। उस पर्टिकुलर बेस पॉइंट तक हमारी चीज़ पहुंचेगी, वहाँ तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद वहाँ से चीज़, यानी कि चीज़ आपने नार्वल से बाय की, हमारा एक ऑफिस फॉर एग्जांपल कराची में है, कराची में लांडी का जो इलाका है जी, कराची में लांडी के इलाके में जो है ना हमारा एक ऑफिस है। अब कराची तो काफ़ी बड़ा है, 3 ज़िले कराची के अंदर आते हैं। अब कहते हैं कि जी लांडी के अंदर जो हमारा ऑफिस है ना, वहाँ तक चीज़ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपने लांडी वाले ऑफिस से चीज़ उठानी है, आपने चाहे क्लिफ्टन जाना है, आपने चाहे दो दरिया जाना है, आपने कटी पहाड़ी जाना है, ये सारे कराची के इलाके हैं जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, हालांकि कभी गया नहीं, बस खबरों में सुने हैं। आपने जिन जिन इलाकों में जाना है ना, बस आपने लांडी वाले ऑफिस से उठाना है, आपने खुद ही जो है ना वो उन इलाकों में सारी चीज़ें लेके जानी है, क्योंकि वो जो लांडी वाला जो इलाका जो ऑफिस है हमारा, वो हमारा बेस पॉइंट है। इसको बोलते हैं बेस पॉइंट प्राइसिंग। इसके बाद बोलते हैं फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। अब इसमें जो है आप बेसिकली ये कहते हैं कस्टमर को कि जी हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, डिलीवरी चार्जेस हम लोग जो है ना वो आपसे वो नहीं करते, चार्ज नहीं कर रहे, ना उसमें इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे। हम आपसे सिर्फ जो चार्ज कर रहे हैं वो प्राइस ही चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली इसमें करते हैं क्या है, हम लोग करते हैं कि जितने भी फ्रेट होता है, जितना भी किराया और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, उसको हम लोग कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग शो ये करते हैं या क्लेम ये करते हैं कि जी हम हमारी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हमारे फ्री हैं, हम डिलीवरी चार्जेस नहीं चार्ज कर रहे। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कॉस्ट के अंदर ही अपने प्रोडक्ट के जो ना वो चार्जेस को, डिलीवरी चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को हम लोग शामिल कर लेते हैं। ऐसी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक का लफ्ज़ ही मतलब होता है कि जी हर मौके पे हर मोमेंट पे जो है ना वो रेगुलरली चेंज होता रहना, अपडेट होता रहना, प्लस माइनस होते रहना। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कॉन्टिन्यूसली एडजस्ट करते रहते हैं कस्टमर की नीड और सिचुएशन के हिसाब से। कस्टमर को चीज, अब मैं बड़ी सादी से एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप लोग ये देखते हैं कि जी एक जो है ना वो फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेचने वाला है। अब वो जब देखते हैं कि जी रात को अकेला मैं बेचने वाला हूँ, इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ मैं, तो जिस भी कस्टमर ने आके परचेज करना है यहाँ पे उसके पास सिर्फ मैं ही ऑप्शन हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसकी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर देगा। लेकिन उसको पता है कि जी यहाँ पे और को 20 लोग बेचने वाले हैं, हर बंदा जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में वो प्राइस कम चार्ज करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी इसमें मामला आ जाता है कि वो जितने भी सेलर होते हैं आपस में जो है ना वो कह लेते हैं कमिटमेंट कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से कि सब ने जो है ना कम से कम ये प्राइस चार्ज करनी है। वो मिल के जो है ना कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एक ये भी पहलू होता है। दूसरा एक ये भी होता है कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, ये भी इसमें। अच्छा एक और बहुत जो है ना चीज़ है, ये मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है आप लोगों ने भी किसी ने एक्सपीरियंस की हो। ये जो खासतौर पे फ्रूट सेलर्स के हवाले से जो होते हैं ना, फ्रूट सेलर्स के हवाले से खासतौर पे ये चीज़ मैंने नोट की है। आप अगर गए हैं ना किसी साइकिल पे, कोई जैसे आजकल वो माल्टे का ऑरेंज का सीज़न है, ठीक है, मौसमी वगैरह का, आप साइकिल पे परचेज करने गए हैं, वही शॉप वाला या फ्रूट कार्ट वाला आपसे और रेट चार्ज कर रहा है। आप बाइक पे गए हैं,
बाइक में भी आपके पास 70 है, 125 है, बाइक की कंडीशन क्या है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है, और रेट चेंज हो जाएगा। आप गाड़ी पे गए तो रेट और चेंज हो जाएगा। अब उनको पता है कि जिस बंदे की जितनी ज़्यादा बेहतर हालत है वो उतना ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है, और उसने उतना कम जो है नेगोशिएट और बार्गेन करना है, उस हिसाब से जो ना प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप कभी एक्सपीरियंस करें, मतलब कि सारे कार्ट वाले ऐसे नहीं होते, कुछ बंदे जो है ना वो अच्छे भी होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि आप गाड़ी पे जाए और आपने जो है ना वो अच्छी सूटेड बूटेड आप हो, तो जो है ना आपको जो माल्टा 100 रुपये वाला वो हो सकता है आपको 150 रुपया, 130, 140 रुपये लगा देगा। लेकिन अगर आप साइकिल पे गए हैं तो वो जो है ना वो 100 रुपये वाला उसको आपसे 90 भी चार्ज कर लेगा, चलो माड़ा बंदा थोड़ा बहुत है भी खा लेगा। ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कि कस्टमर की सिचुएशन के हिसाब से और अपनी मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जो प्राइसेस की जो है ना वो कस्टमर के जो प्राइस चार्ज करते हैं वो वेरी कर जाती हैं ये वाली। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर सेट इन ए स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड ऑन कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर। कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, आप मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस जो है ना वो कर रहे हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है। अब डिफरेंट कंट्रीज में जब डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है उसकी ये रीज़न है, एक तो कस्टमर डिफरेंस है ही है, उसके अलावा उस कंपनी का जो अपना पेस्टल है, जिसमें यानी उस कंपनी की पॉलिटिकल कंडीशन है, उस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ पे जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि प्रोडक्ट की जो मूवमेंट है वो कितनी इजी है, वहाँ पे टैक्सेस कितने पे करने पड़ते हैं, और उसके अलावा कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस कंट्री को लेके, उस पर्टिकुलर मार्केट को लेके, वहाँ का कंपटीशन कितना है, वहाँ पे मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उसकी बेस पे जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपकी वेरी करती है। इसको ये आपकी जो प्राइसिंग है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब जैसे हम लोग अभी बात करें टेबल की, चलिए आप उसके एग्जांपल ले लेते हैं। आपके जो बेवरेजेज है, पेप्सी है, कोको कोला है, ये तकरीबन पूरी दुनिया में जो है ना तकरीबन आपको पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक में मिल जाती है। लेकिन डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट उसके जो है ना वो हैं प्राइसेस हैं इसके। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन हैं, डिफरेंट वहाँ पे कस्टमर टेस्ट है, डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं जो ना, उसकी वजह से काफ़ी जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। अब इंडिया के अंदर और भी लोकल बेवरेजेस सेलर भी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी लोकल बेवरेजेस सेलर भी हैं। अब अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे मशरूबात की और काफ़ी सारी इकसाम हैं जो कि एज ए सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ की जाती हैं, जो कि खाने के साथ यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जो मार्केट कंडीशन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको हम मद्देनज़र रखते हैं आप लोग अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को सेट करते वक्त। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है जी प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंजेस अगर आप ये तो अभी इससे पहले हमने सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली हैं। अब ये कि हमने एक प्राइस सेट की हुई है, प्राइस को हमने चेंज करना है। प्राइस चेंज का मतलब है कि दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या हम प्राइस इंक्रीज करते हैं और सॉरी प्राइस कट लगाते हैं यानी प्राइस कम करते हैं, या प्राइस इंक्रीज करते हैं हम लोग। ये दो पॉसिबल ऑप्शन होते हैं हमारे पास। प्राइस जो है प्राइस कट्स अकर टू, यानी कि प्राइस आमतौर पे कम क्यों करता है कस्टमर, जो सेलर है प्राइस आमतौर पे कम क्यों चार्ज करता है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि एक्सेस कैपेसिटी, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो, आपने उसकी जो ना वो एक्सेस कैपेसिटी बना ली हुई है, आपने आपने उसकी प्रोडक्शन काफ़ी कर ली हुई है। प्रोडक्शन काफ़ी कर ली है तो आपकी पास यूनिट कॉस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा कम हो गई है। जब पास यूनिट कॉस्ट कम होगी तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, इंक्रीज मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, मार्केट इंक्रीज शेयर हो गया है या इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से भी प्राइस का आप अपने कम कर सकते हैं। या अगर मार्केट शेयर इंक्रीज होने की वजह से आपकी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और साथ साथ आपके पास यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ये दो बेसिक रीज़न होती हैं आपके प्राइस को कम करने की। और प्राइस इंक्रीज़ क्यों करती है आमतौर पे? प्राइस इंक्रीज़ करती है कि आपका जो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो इंक्रीज़ हो गई है। आपके पास इन्फ्लेशन आ गई है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, बिजली के रेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, गैस के रेट इंक्रीज़ हो गए हैं। इसकी वजह से प्राइसेस जो है इंक्रीज़ हो सकती हैं। इंक्रीज डिमांड, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। प्रोडक्ट आप देखते हो जो प्रोडक्ट की डिमांड जो इंक्रीज़ हो रही है तो मैं अपनी मर्ज़ी की प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसकी रिसेंट एग्जांपल ये है कि शायद मैं पिछले वीक में भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जी
जो इस साल की चावल की जो फसल है जो कटी है, सुपर कर्नल जो है उसका रिसेंट मुझे एक्सपीरियंस हुआ बाय करने का। अब वहाँ पे, और ये ना मुझे कोई फ्रीक्वेंटली पिछले मंथ में मुझे एक्सपीरियंस हुआ। हमने जब चावल पहली बार परचेज़ किया, वो तकरीबन वो हमें मिला 50 kg वाला बैग मिला। मैं एक ब्रांड है उसका नाम नहीं मैं यहाँ पे लेना चाहता, वो है 5,000 रुपये का मिला हमें वो। बल्कि उससे पहले मेरे एक दोस्त ने लिया वो तकरीबन 4,500 से उसने लिया। उसके बाद जब मैंने लिया वो हो गया 5,000 रुपये का बैग। उसके 2-3 दिन बाद फिर वहाँ पे जो है ना जाना पड़ा, लेना पड़े। वो वही बैग जो 5,000 का था वो चला गया 5,200 पे। 2 दिन बाद की बात है, वो ही हो गया 5,400 का। इस तरह 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन के फ़र्क से ना वही बैग जो पिछले मंथ के स्टार्ट में भी क्या, कोई 6-7 तारीख को वो बैग जो 5,000 रुपये का था, वो पिछले मंथ के एंड तक वो बैग आपका 6,300 रुपये पे चला गया। यानी 1,300 रुपया एक मंथ के अंदर जो बैग है ना वो इंक्रीज़ हो गया। अब वो पर्टिकुलर जो आप राइस प्रोड्यूसर जो है, उसका जो मालिक है, उसके मालिक से बात हुई है हमारी। हमने कहा यार, जो चलो प्राइस कम करना ना करना वो तो बात की बात है, ये बताओ कि इस पर प्राइस इतना ज़्यादा इसमें जंप क्यों आ रहे हैं। प्राइस चावल की इंक्रीज़ होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होती है, आप एक मंथ के अंदर आपने इतनी प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। वो कहता है कि सर जी ऐसी बात है कि लोग हमसे ख़रीद रहे हैं, हम इसलिए रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो सीधी सीधी बात बताई कि हमारे चावल की डिमांड काफ़ी है, तो हमने जितने भी बेच रहे हैं लोग ले रहे हैं हमसे। ठीक है, ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग अपने प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज, चावल अच्छा है वो वाला, कहते हैं जी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई जिसकी वजह से हम लोग प्राइस मर्जी की चार्ज कर रहे हैं, यानी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब वही चावल जो उनके गोदाम में पड़ा हुआ है, वो 2 दिन में उसके ऊपर इतनी कॉस्ट नहीं आती जितनी वो उसके ऊपर वो जो है ना प्राइस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उसके ऊपर। ये बहरहाल जो है ना एक रीज़न हो सकती है। लैक ऑफ सप्लाई की जो मार्केट के अंदर अगर शॉर्टेज हो गई है, और जैसे अब कोविड के दिनों में जो डिस्पोजेबल मास्क हैं उनकी शॉर्टेज हो गई थी। अब वो क्योंकि हर बंदा ही उसको स्टोर, और आपके हैंड सैनिटाइजर, यस, उनका शॉर्टेज हो गई थी। हर बंदा ही जो है ना वो थोड़ा सा परेशानी के आलम में कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मर गए रुड़ गए वगैरह वगैरह जब था, तो हर बंदा ही वो आपके स्टोर करी जा रहा था। हैंड सैनिटाइजर स्टोर कर रहा था अपने घरों में, डिस्पोजेबल मास्क जो है ना वो स्टोर कर रहे थे। इसके अलावा ग्रॉसरी के आइटम जो है ना वो स्टोर कर रहे थे। अब उसके क्या होता था कि अब एक मास्क जो आज 10 रुपये का मिल रहा है, 5 रुपये का मिल रहा है, 15 रुपये का मिल रहा है, वही मास्क उन दिनों में आपको 60, 70, 80 रुपये तक का भी बिका था। एक हैंड सैनिटाइजर जो है जो अब 80, 90 रुपये का है, वो उन दिनों में 400, 500 रुपये का भी बिका था वो वाला। क्यों? क्योंकि आपकी वो डिमांड इंक्रीज होने, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, सप्लाई कम होगी जिसकी वजह से उसके जो है ना वो लोगों के अंदर उसकी प्राइस, लोगों से प्राइस ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दी कंपनीज ने। हालांकि एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल है, ये होना नहीं चाहिए। ये आपकी रीज़न हो सकती है प्राइस को इंक्रीज करने की। अब आ जाता है कि जी आपके प्राइस चेंजेस को कस्टमर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। यानी अगर आप लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं तब कस्टमर कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और जब प्राइस कम करते हैं तब कस्टमर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्राइस इंक्रीज अगर करते हैं तो कस्टमर का ख्याल होगा कि यार कंपनी कोई ना अच्छी प्रोडक्ट बेच रही है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और इसलिए तो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। एक तो ये एलिमेंट हो सकता है, कस्टमर सोच सकते हैं। दूसरा कहते हैं यार कंपनी जो है ना बहुत लालची कंपनी है, ठीक है, बस कस्टमर का इस्तेसाल कर रही है, ज़्यादा पैसे चार्ज करती जा रही है। ये एक दूसरा एंगल हो सकता है कस्टमर के सोचने का, प्राइस इंक्रीजेस को देखने के वाले से। अगर प्राइस में कम करते हैं आप, ठीक है, तो फिर कस्टमर क्या जो है ना वो सोच सकता है, या क्या कस्टमर का क्या ख्याल होगा। वो समझता है कि न्यू मॉडल्स विल बी अवेलेबल, कि जो है ना कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइसेस कम कर रही है। इसका मतलब कंपनी जो है ना अभी नियर फ्यूचर में हो सकता है अपने नए मॉडल्स लेके आए, अपने प्रोडक्ट के नए वेरिएंट्स लेके आए। दूसरा जो ख्याल हो सकता है, मॉडल्स आर नॉट सेलिंग वेल, कि इनके जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी सेल नहीं हो रही, जिसकी वजह से अपने प्राइस जो है ना कम करते जा रहे हैं। और तीसरा ये है कि जी इनकी प्रोडक्ट के अंदर ना कोई क्वालिटी का इशू होगा, कोई ना कोई डिफेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से जो है ना सस्ती प्रोडक्ट सेल करते जा रहे हैं। ये भी एक कस्टमर का एंगल हो सकता है आपके प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज को देख रिस्पॉन्स में। अब इसी के वाले से जो क्वेश्चन है कि जी वाई डिड द कंपैरेटर चेंज द प्राइस। आपने देख कंपटीशन में रहते हैं, अपने मार्केट में देखते हैं कि आपका कंपैरेटर ने अगर प्राइस कम की है मिसाल के तौर पे, ठीक है, मार्केट में प्राइस अगर चेंज हुई है, तो आपके कंपैरेटर ने अगर प्राइस चेंज की है, कम की है या ज़्यादा की है, तो क्यों की है, आपने ये देखना। दूसरा, इज़ द प्राइस कट परमानेंट और टेम्परेरी,
कि आपके कंपैरेटर ने या किसी और ने प्राइस चेंज की है, कम की है या ज़्यादा की है, तो क्या ये आर्जी तौर पे है या मुस्तकिल तौर पे है। एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट्स, कि इसका आपके कंपैरेटर, अगर आप भी इस अपने कंपैरेटर की मूव को फॉलो करते हैं आप लोग, तो जो है इससे आपके जो मार्केट शेयर और आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा, कम या ज़्यादा होगा या नहीं होगा, क्या चेंज आएगा। और अगर आप भी अपने कंपैरेटर की प्राइस को देखते हुए अपनी प्राइसिंग के अंदर कुछ चेंज लाते हैं, तो आपके चेंज को देख के क्या आपका कंपैरेटर दोबारा को चेंज करेगा, ये अगला क्वेश्चन है। अब इनके जो सोल्यूशन है आपके पास, कहते हैं कि जी अगर आपके कंपैरेटर ने प्राइस कम की है ना, तो आप भी अपने प्राइस कम कर लें, ये पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप भी अपने कंपैरेटर के प्राइस पे ले आएं इसको। दूसरा है मेंटेन प्राइस बट रेज परसीव्ड वैल्यू थ्रू कम्युनिकेशन, कहते हैं आप जो प्राइस चार्ज कर रहे थे उतनी चार्ज करते जाएं, लेकिन अपने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के जरिए कस्टमर को ये बावर कराएं कि हम जो है अपने कंपैरेटर से अच्छी चीज़ जो है ना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अ, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वही है, प्राइस भी वही है, लेकिन आप अपनी प्रमोशन के ज़रिए ये कस्टमर को कम्युनिकेट और कन्वे करने की कोशिश करें कि हम जो है अपने कंपैरेटर से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कोई इम्प्रूव करें, नया फीचर लें और अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दें। एक ये ऑप्शन आपके पास कस्टमर की प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड करने के हवाले से। और जो लास्ट ऑप्शन है लॉन्च है लोअर प्राइस फाइटिंग ब्रांड, कि अगर कंपैरेटर ने आपके अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम की है ना, तो बजाय इसके कि आप अपनी मेन प्रोडक्ट की प्राइस कम करें, आप एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा लें जिसकी प्राइस आपकी मेन ब्रांड से कम हो। और वो जो लो प्राइस ब्रांड होगा ना वो फाइटिंग ब्रांड होगा, वो कंपैरेटर से जो प्राइस की बेस पे फाइट करने के लिए आपने जो इंट्रोड्यूस करवाना है, इसको बोलते हैं लॉन्च है लोअर प्राइस फाइटिंग ब्रांड। बजाय इसके कि मेन ब्रांड की प्राइस कम करें, आप एक जो है ना वो लोअर प्राइस फाइटिंग ब्रांड आप वो इंट्रोड्यूस करवा दें। और अब ये नेक्स्ट है आपके पास कि जी आपके जो डिफरेंट चैनल्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से जब बनती है और कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसमें आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों से गुजरनी है, रिटेलर के हाथों से गुजरनी है, एजेंट्स के हाथों से गुजरनी है। अब उसके दरमियान जो प्राइसिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं, कहते हैं कि जी इसमें पहली चीज़ आती है प्राइस फिक्सिंग। इट मीन्स सेलर मस्ट सेट प्राइस विदाउट टॉकिंग टू कंपेटिटर्स, कि इसमें यह है कि जी आप जो सेलर है ना वो कंपेटिटर को मद्दे जेन में रखे बगैर अपनी एक ना वो सेलिंग प्राइस जो है ना वो फिक्स कर लेता है। इसको बोलते हैं, एक ये भी आपके पास है कि जो है ना वो प्राइस फिक्सिंग है, कि कंपेटिटर जिस भी हिसाब से बेच रहा है, मैंने अपने आप को देखना है मैंने। दूसरा प्रीडेटरी प्राइसिंग, सेलिंग बिलो कॉस्ट विद द इंटेंशन ऑफ पनिशिंग ए कंपेटिटर। इसमें ये होता है कि प्रीडेटरी का मतलब होता है आमतौर पे कि किसी को नुकसान पहुंचाने की हद तक जो है ना कंपटीशन ले जाना। इसमें जो होता है कि आप अपनी प्राइसेस जो है वो इतनी कम कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की कि उसका बेसिक जो पर्पस होता है ना वो होता है कि जी अपने कंपेटिटर का बड़ागर करना है, कि जी वो मेरी जो है ना वो प्राइस को मीट ना कर सके, वो इतना इतना लो ले जाना। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि करंटली हम लोग लॉस में भी चले जाएंगे, लेकिन एक बार जब कस्टमर हमारे पास पक्का हो जाएगा ना, हम लॉन्ग टर्म में अपने जो है ना प्रॉफिट पूरे कर लेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर नुकसान भी हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में हम लोग अपने प्रॉफिट्स पूरे कर लेंगे, और अपने कंपेटिटर को हम लोग जो है ना उसका बिजनेस बंद करवा के उसका पट्टा बिठाएं हम लोग। ये जो है ना प्रेडेटरी प्राइसिंग की इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब उसी प्राइसिंग के हवाले से एक रॉबिन्सन पैटमैन एक्ट है। वो कहते हैं ये जो एक्ट है ये आपका बेसिकली अमेरिकन एक्ट है। वो कहते हैं कि जी आपने जो मार्केट के अंदर अनफेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि प्राइस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, किसी से कम चार्ज कर रहे हैं, ये एक्ट था, ये कहते थे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जी जो सेलर हैं दे मस्ट इंश्योर दैट सॉरी मैन्युफैक्चरर मस्ट इंश्योर दैट सेलर ऑफर सेम प्राइस टर्म टू ऑल कस्टमर, यानी कि एक सेगमेंट के जो कस्टमर हैं उन कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज की जानी चाहिए। सब जो कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज की जानी चाहिए। इस एक्ट का बेसिक पर्पज़ ये है। अब इसमें जो है कहते हैं कि जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने करनी है, यानी डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करनी है, तो उसकी सिर्फ ये जो जो दरअसल दो सूरतें होनी चाहिए। यानी इफ अगर आपका जो सेलर है वो ये चीज़ जो है ना वो प्रूव करे कि जी डिफरेंट रिटेलर्स तक हमारी प्रोडक्ट पहुंचाने की डिफरेंट कॉस्ट है। यानी कि अगर मैं एक रिटेलर नारवल में है उसको अपनी चीज़ पहुंचाता हूँ, और एक रिटेलर मेरा जो स्वाबी में है उसको चीज़ पहुंचाता हूँ, दोनों तक मेरी प्रोडक्ट
पहुंचने की कॉस्ट में मेजर डिफरेंस है, इसलिए मैं स्वाबी वाले से और प्राइस चार्ज कर रहा हूँ और जो नारोल वाले से और प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। अगर ऐसी चीज़ रिटेलर प्रूव कर सकता है तो फिर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लें। और दूसरा, द सेलर मैन्युफैक्चरर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट रिटेलर्स, कि जी दूसरा ये है कि जी डिफरेंट रिटेलर्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। जैसे अब जो है जापानीज़ गाड़ी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक जो टोयोटा की चलेंगे गाड़ी है, अब टोयोटा की एक गाड़ी ऐसी है जो जापान में असेंबल हो रही है और इधर आ रही है पाकिस्तान में, और दूसरी जो है वो पाकिस्तान में असेंबल होकर पाकिस्तान में सेल हो रही है। अब वो जो है वो एक पाकिस्तान में दोनों गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, लेकिन जो जापान में असेंबल हुई है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर, और उनकी जो असेंबली है वो कंपैरेटिवली अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी असेंबल्ड व्हीकल, ठीक है। वो अब उनकी दोनों एक ही मॉडल के दोनों जो है वो प्रोडक्ट जो है गाड़ी जो है उनकी क्वालिटी में डिफरेंस है, तो इसलिए जो है ना वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ ये दो सूरतें हैं जिसकी बेस पे आप लोग डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर से। Retailer here resale price maintenance is when a manufacturer require a dealer to charge specific retail prices for its product। अब इसमें अच्छा एक और ये भी है कि जी आपका जो मैन्युफैक्चरर जो चीज़ बनाने वाला है वो अपने मिडल मैन को अपने रिटेलर को प्राइस फिक्स कर देता है कि जी आपने इस प्रोडक्ट की ये प्राइस चार्ज करनी है, इससे कम या इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करनी। ये भी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की जो है ना वो एक मॉडल है कि जिसमें आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका वो प्राइस जो है ना कंट्रोल करता है। ये लास्ट आपकी स्लाइड है जिसे आप लोग बोलते हैं डिसेप्टिव प्राइसिंग। डिसेप्टिव प्राइसिंग बेसिकली ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखाधड़ी। डिसेप्टिव प्राइसेस अकर व्हेन ए सेलर स्टेट प्राइस ऑफ प्राइस सेविंग दैट मिसलेड कंज्यूमर्स, यानी कि आप जो है अपनी प्राइस इस तरीके से शो करते हैं कस्टमर को जो कि कस्टमर को मिसलीड करती है, ठीक है। मिसलीड करती है यानी कि उसको जितनी आप उसको वैल्यू शो कर रहे हैं कि ये वैल्यू हम आपको इतने प्राइस के गैस प्रोवाइड करेंगे, या तो उस प्राइस के अंदर कोई झोल होता है या तो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई झोल होता है। इस तरह की प्राइसिंग को हम लोग बोलते हैं डिसेप्टिव प्राइसिंग। अब इसमें जो है आमतौर पे अब इन चीज़ों को कहते हैं जी स्कैनर फ्रॉड, फेलियर ऑफ द सेलर टू एंटर करंट और सेल प्राइसेस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिकली अगर सादे लफ्ज़ में बताऊं इसमें यही है कि जी आप कस्टमर को प्राइस दिखाते और हैं, ठीक है, और एक्चुअल में उसको यानी कि 1 किलो की प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन चीज़ 1 किलो प्रोवाइड नहीं कर रहे, या प्राइस आप बाहर शो कर रहे हैं। जिस तरह अभी मैं वो पहले ना बात कर रहा था ना मार्केट में फ्रूट्स की, इस तरह चिकन की शॉप पे देखते हैं वहाँ पर लिखा होता है जी प्राइस 290, वो स्लेट लगाई होती है, स्लेट पे लिखा होता है 290। वो बेसिकली 290 नहीं होता, वो 299 होता है। लेकिन जो आखिरी जो 9 का जो डिजिट होता है ना वो उन्होंने इतना एज के साथ लिखा होता है उन्होंने वो, और उसका जो 9 का जो सर्कल है वो सर्कल ही बस वहाँ पे एज ए ज़ीरो शो हो रहा होता है। और लेकिन साइड पे जो है ना वो जो 9 की जो लाइन जो नीचे आती है साथ वो डिजिट वो कहीं को किनारे के साथ ही रगड़ के उसको ख़त्म कर देते हैं उसको। बेसिकली एक्चुअली प्राइस होती है 299 लेकिन वो 290 चार्ज कर रहे होते हैं। ये भी डिसेप्टिव प्राइसिंग की एग्जांपल है। दूसरे की हो सकता है कि जी आपका जो है ना वो पुराना स्टॉक जो है उसको ख़त्म करने के लिए, एक्सपायर स्टॉक को ख़त्म करने के लिए आप जो है ना वो सस्ती चीज़ें बेच देते हैं, लेकिन आप कस्टमर को बताते नहीं है कि स्टॉक एक्सपायर है या नियर टू एक्सपायरी है, ठीक है, ये भी उसमें आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल होती है आपकी जो चॉकलेट्स की कंपनीज है ना वो ये काम करती हैं खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट में। जो जो प्रोडक्ट्स आपकी नियर टू एक्सपायरी होती है ना, एक चॉकलेट है जैसे स्नीकर्स है, वो चॉकलेट वो अगर सेल हो रही है आपकी उसकी रेगुलर प्राइस है फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ मिसाल के तौर पे। अब वो लेकिन वो नियर टू एक्सपायरी है तो वो 40 रुपीज़ की बजाय वो आप 30 रुपीज़ पर चॉकलेट के हिसाब से आप चार्ज करते हैं। हम कहते हैं यार वैसे भी एक्सपायर होकर ज़ाया हो जाना है, इसको निकालो। लेकिन आप वो सेल तो लगा देते हैं, डिस्काउंट तो लगा देते हैं, लेकिन आप कस्टमर को उसकी रीज़न नहीं बताते कि जी इस वजह से जो है ना ये इसमें हम लोग प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं। ये आपकी डिसेप्टिव प्राइसिंग होती है आपकी।